बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुल्हन बनी मेरी बीवी ने मुझे ही हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और मेरे ही भाई को अंदर ले जाकर बोली, लाइट बंद करो। मैं बाहरी दरवाजे पर टहल रहा था और सुबह की अजान का इंतजार बेसब्री से कर रहा था, क्योंकि मैंने तैश में आकर अपनी बीवी को तलाक तो दे दी थी, मगर अब पछता रहा था और चुपके से बीवी को हलाला करवाने अपने गूंगे भाई के पास लाया था, जो बहुत नेक था और उसने मुझसे वादा किया था कि सुबह होते ही अपनी बीवी वापस ले जाना। यूं जैसे ही फजर का वक्त हुआ तो दरवाजा खुलते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। फरा, जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। मैंने घर में दाखिल होते ही अपनी बीवी को आवाज दी तो वो फौरन ही अलादीन के जिन की तरह हाजिर हो गई। आ गए आप? वो मुस्कुराते हुए बोली तो मेरा दिल जलकर खाक हो गया। नहीं, अभी वही हूं। उसे शायद मेरा तंज समझ ना आया था, तभी वो फिर से मुस्कुरा दी और फौरन ही बावर्ची खाने की जानिब चल दी। ये खाना बनाया तुमने? कितना अरसा हो गया है तुम्हें, लेकिन आज तक तुम्हें खाना बनाना नहीं आया। मैंने मुंह में पहला निवाला रखते ही अपनी बीवी से शिकवा किया तो वो हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मगर आज तो घर में सभी को खाना बहुत पसंद आया है और अम्मी ने तो तारीफ भी की थी, हालांकि वो बहुत कम खाने की तारीफ करती है। मेरी बीवी हैरानी से बोली तो मैंने खाने की ट्रे उठाकर दूर फेंक दी। तुम्हें क्या लगता है मैं बकवास कर रहा हूँ? खाने में इस कदर मिर्चें हैं कि मुंह में रखना ही मुश्किल है। मैं अपनी बात को सच साबित करने के लिए मजीद ऐप तलाश करने लगा तो वो चुपचाप ट्रे उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। एक वक्त का खाना खाना होता है, वो भी बदमजा बनाकर सामने रख देती है। न जाने सारा दिन क्या करती रहती है। मैं बड़बड़ाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। मेरा नाम शौकत है। मेरे अब्बा एक बढ़ई थे जो लकड़ी का काम निहायत नफासत से करते। घर के करीबी मार्केट में अब्बा ने अपनी एक दुकान खोल रखी थी, जहां बैठकर अब्बा फर्नीचर तैयार करते और बेच देते। अब्बा को इस काम में मुनासिब मुनाफा होता, घर का गुजर बसर अच्छे से हो जाता। वैसे भी घर में अफराद भी कम थे, लिहाजा पैसों की कभी तंगी न हुई। मेरे माँ बाप दोनों ही सादगी और कनात पसंद थे। घर में एक मैं ही था जो अम्मा अब्बा और छोटे भाई से मुख्तलिफ था। हम दो ही भाई थे। मेरा छोटा भाई पैदाइशी तौर पर गूंगा बहरा था, लिहाजा बचपन में तो उसे, जबकि बड़ा होने के बाद हमेशा मुझे ही घर में अहमियत दी जाती। बाहर के सौदा सर्फ लाने से लेकर घर के हर छोटे बड़े फैसले में अम्मा अब्बा मेरी राय को बेहद अहमियत देते। अम्मा अब्बा चूंकि खुद पढ़े लिखे न थे, लिहाजा वो हर बात में मुझसे मशवरा लाजमी तलब करते और मैं अपनी सोच और समझ के मुताबिक उन्हें मशवरे से नवाज दिया करता। बचपन का वक्त तो अच्छा गुजरा था, मगर लड़कपन में ही मुझ में खुद पसंदी और तकब्बुर आ भरा था। मैं घर की हर चीज़ और हत्ता के इंसानों को भी अपनी दस्तरस में समझने लगा। मैं अम्मा को बताता कि घर में आज क्या बनेगा। अव्वल तो अम्मा मेरी ख्वाहिश को सरे फहरिस्त रखती और अगर किसी वजह से वो चीज़ ना बना सकती जो मैं कहकर गया था तो मैं घर में पहुंचते ही तूफान मचा देता। अम्मा अब्बा मेरे गुस्से से डरने लगे थे, जबकि मेरा छोटा भाई भी मुझसे खौफ रहता। वो खुद तो गूंगा बहरा था, मगर मेरे गुस्से को अच्छी तरह समझता था। मुझे जब भी गुस्सा आता मैं उसको बिला वजह ही फंसवा देता और अम्मा से अच्छी खासी डांट पड़वाता। उसे अम्मा के अल्फाज तो समझ नहीं आते थे, मगर अम्मा की चढ़ी हुई भवें और इशारे वो बखूबी समझता था। वो इतनी सी बात पर उदास हो जाता और सारा दिन चुपचाप अपने कमरे में गुजार देता। मैं इस बात पर ही मुतमईन रहता कि अब कम से कम ये मेरे सामने मुकाबले की जरूरत नहीं करेगा। रफ्ता रफ्ता अम्मा अब्बा और छोटे भाई बशारत पर मेरे गुस्से का रूप बैठता गया। मैं कुछ और बड़ा हुआ तो मेरा गुस्सा कम हो गया। मुझे इतनी समझ आ गई थी कि हर बात में गुस्सा करना मसले का हल नहीं होता, मगर फिर भी मैं अम्मा अब्बा का इतना फर्मा बरदार न था जितना मुझसे छोटा बशारत था। कॉलेज में दाखिले के बाद मेरी सरगर्मियां घर के मामलात से निकल गई थी। मैंने कॉलेज में बहुत से नए दोस्त बनाए जिन्होंने मुझे नई राहें और नई मंजिलें दिखाई। मेरा सारा दिन दोस्तों के साथ ही गुजर जाता। अब मैं घर में कम और घर से बाहर ज़्यादा होता। पढ़ाई पर मेरी शुरू से ही कोई ख़ास तवज्जो न थी। मेरे कई दोस्त लड़कियों में दिलचस्पी रखते और कॉलेज के बाद लड़कियों के पीछे मोटरसाइकिल लगाकर उन्हें घर तक पहुंचाकर ही दम लेते। पहले पहल तो मैं उनका मजाक उड़ाता, मगर कुछ दिनों में ही मुझे भी ये लत लग गई थी। लड़कियों का पीछा करने में मुझे मज़ा आने लगा। वो गुस्सा करते हुए जब हमें कोई बात कहती तो हम भी आगे से करारा जवाब देते और इस बहस से लुत्फ उठाते। कुछ ही दिनों में लड़कियों को हमारी आदत होती गई और वो हमसे फ्री होने लगी। हम एक बाइक पर 3 लड़के सवार होते। बाकी दोनों लड़कों की तो दोस्ती लड़कियों से हो गई थी। सिर्फ एक मैं ही था जिसको अभी तक कोई लड़की पसंद ना आई थी। मैं लड़कियों के कॉलेज के बाहर अकेला ही मौजूद था। मेरे दोनों दोस्तों ने अपने अपने लिए लड़की पसंद कर ली थी, लिहाजा अब उन्हें लड़कियों के पीछे जाने की ज़रूरत न रही थी। अब तक तो उनकी लड़कियों के साथ अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी।
वो सारी सारी रात उनसे फ़ोन पर बातें करते और सुबह कॉलेज आते ही मज़े लेकर रात की बातों के किस्से सुनाते तो मुझे बेइज्जती महसूस होती। वो कभी कभार मुझे ताना भी देते कि अब मुझे कोई लड़की पसंद कर लेनी चाहिए। शायद अपनी सारी तवज्जो और प्यार अपनी बीवी के लिए बचा कर रखना चाहता हूँ। मैंने ठान लिया था कि मैं भी अब किसी लड़की से दोस्ती करके ही रहूंगा ताकि मेरे दोस्त मुझे ताना न दे सके। लड़कियों की कॉलेज की छुट्टी की बेल सुनाई दी तो लड़कियों का एक जम्मे खफीर बाहर निकला और अपनी अपनी राह को चल दिया। मैंने भी लड़कियों के एक ग्रुप के पीछे अपनी बाइक लगा दी और उनका पीछा करता रहा। ग्रुप में मौजूद लड़कियों को छेड़ना या कोई जुमला कसना अपनी शामत आप लाने के बराबर हुआ करता। वो अगर मुझ पर हमला कर देती तो मुझे अपनी इज्जत बचाने का भी कोई मौका न मिलता और बीच राह में बेइज्जती हो जाती। लिहाजा मैं चुपचाप उनका पीछा करता रहा। जैसे ही ग्रुप में लड़कियां अपने अपने घरों को गईं तो बस एक ही लड़की बची और मैंने अपनी बाइक उसके पीछे लगा दी। अब मैं उसके काफ़ी करीब था। उसने बाइक की आवाज़ सुनकर हैरान होकर मेरी तरफ देखा, मगर फिर दोबारा सर झुकाकर अपने रास्ते हो ली। मैं भी उसके पीछे चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि दरअसल मैं उसी का पीछा कर रहा था। अब उसके माथे पर तीवरी चढ़ी। मैं साफ महसूस कर सकता था, मगर मुझे इन सब चीज़ों की आदत थी। मेरे दोस्तों ने इस मामले में मुझे काफ़ी ढीठ बना दिया था। गली में दाखिल होते ही वो चौंक गई थी, क्योंकि मैं भी उसके पीछे गली में जा घुसा था। उमूमन हम लड़के चौक से ही वापस लौट जाया करते। गली में घुसना भी खतरे की घंटी हुआ करता, मगर मुझे उस लड़की के चेहरे पर सजा गुस्सा देखकर इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने इर्द गिर्द की परवाह ही न की और उसके पीछे लगा रहा। जैसे ही उसका घर आया, वो अपने घर में दाखिल हुई, मगर दाखिल होने से पहले वो मुझे अपने हाथ से लानत देना न भूली थी। मैं मुस्कुराकर वापस पलट गया। ये इस बात की अलामत थी कि उसने मेरा अपने पीछे आना साफ महसूस किया था और मैं यही चाहता था कि वो मुझे नोटिस करे। मुझे उस लड़की का पीछा करते लगभग 15 से 20 दिन हो गए थे। मैं रोज़ाना तो उसके पीछे ना जा सकता था, मगर हफ्ते में 3-4 बार उसका पीछा ज़रूर करता। मगर अभी तक मुझे कुछ खास तरक्की न मिली थी। वो अब पहले जितना गुस्सा तो ना करती, मगर फिर भी उसने मुझसे एक बार भी फ्री होने की कोशिश न की थी। वैसे तो ये जुर्रत अभी तक मैं भी नहीं कर पाया था। मैं ये चाहता था कि पहल वो खुद ही करे, या कम अज़ कम वो मुझे बुरा भला ही कहे, ताकि मुझे बात शुरू करने का मौका तो मिल सके। मगर उसने अभी तक मुझे कुछ न कहा था। वो चुपचाप अपनी राह पर चलती रहती। ताहम उसके चेहरे के तासुरात देखकर मुझे उसके गुस्से का अंदाज़ा हो जाता। कभी कभार वो अपना रास्ता भी बदल लिया करती ताकि मैं उसके पीछे ना जा सकूं, मगर मैं उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेता और नए रास्ते पर भी उसके पीछे चल पड़ता। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि उसने अभी तक किसी से मेरी शिकायत न लगाई थी और उसके घर से उसके कोई भाई या बाप मुझे मारने के लिए ना आया था। मैं जानता था कि लड़कियों को मोम करने के क्या क्या तरीके हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे सब कुछ सिखा रखा था। मैं ये भी जानता था कि उसका गुस्सा महज चंद दिनों का ही है। उसके बाद मेरी और उसकी दोस्ती होना यकीनी था। इम्तहानात करीब आते जा रहे थे। मैं भी पढ़ाई में कुछ संजीदा हो गया। वैसे भी सारा साल ना पढ़ने की वजह से इम्तहानात में पढ़ना ज़रूरी था, वरना मैं फेल हो जाता तो कॉलेज के सभी दोस्तों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती होती। इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में कॉलेज से छुट्टियां कर दी गईं और मैं घर में इम्तहानात की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मेरे पर्चे कुछ खास तो ना हुए थे, मगर मुझे इतनी उम्मीद थी कि मैं पास हो जाऊंगा। इम्तहानात से फरागत पाते ही मैं अपने दोस्तों के साथ शुमाली इलाकाजात की सैर के लिए चला गया। मैं तकरीबन 2 हफ्तों के बाद लौटा था। मैं जो ही बैग उठाए घर में दाखिल हुआ तो दरवाजे से निकलते हुए मैं किसी से जा टकराया। लिहाजा मेरा बैग हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गिरा। मैंने अपने से टकराने वाले शख्स को देखा तो मैं देखता ही रह गया। ये तो वही लड़की थी जिसका मैं पीछा किया करता था। अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर शनासाई के तासुरात उभर आए। वो भी मुझे पहचान गई थी। उसके चेहरे पर नागवारी मैं साफ महसूस कर सकता था। यकीनन उसको मेरा पीछा करना अच्छा ना लगता था। जाहिर सी बात है, अभी कौन सा हमारे दरमियान दोस्ती हो पाई थी जो मैं उसको पसंद आता। वो चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई तो मैं अपना बैग संभालता अंदर की जानिब बढ़ गया था। ये कौन थी अम्मा? मैंने अम्मा से सबसे पहला सवाल उस लड़की के बारे में ही किया था। ये फरा है, हमारे मोहल्ले में नए आए हैं। अभी इनको 1 हफ्ता ही हुआ है। वो जो गली के कोने वाला मकान तामीर हो रहा था, ये उसी में शिफ्ट हुए हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं घबरा गया। अगर उसने अम्मा से मेरी शिकायत लगा दी तो क्या होगा? मैंने सोच लिया था कि जल्द अज जल्द उससे दोस्ती कर लूंगा ताकि वो किसी को मेरे बारे में ना बता सके। मैं तो जैसे हाथ धोकर फराह के पीछे पड़ गया था। कॉलेज की वर्दी में तो वो मुख्तलिफ लगा करती थी, जबकि घर के लिबास में वो बेहद प्यारी लगती।
उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा मुझे अब सही मायनों में हुआ था। मैं उससे दोस्ती का ख्वाहां था, जबकि वो हर बार मुझसे करनी कतरा जाती। वो चूंकि 3 बहनें ही थीं और वैसे भी उन्हें भी यहाँ की मार्केट के बारे में इतना अंदाज़ा न था, लिहाजा वो सौदा सलफ मंगवाने के लिए अक्सर घर चली आती। अम्मा अब्बा ने उसे खुले दिल से पेशकश कर रखी थी कि उसे जब भी ज़रूरत पड़े बिला तकल्लुफ़ चली आए। अक्सर अब्बा घर होते तो वो खुद ही उसका मतलूबा सामान खरीद कर उसके घर पहुंचा देते। बस सूरत दीगर वो बशारत को लिस्ट बनाकर थमा देती और वो सामान ला दिया करता। मैंने फराह को साफ साफ बता दिया था कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं। वो मेरे जज्बात सुनकर चुप रह गई। शायद उसे मुझसे इतनी उम्मीद न थी। मैं ये चाहता था कि वो मुझे आवारा और लफंगा न समझे और उसे मालूम हो कि मैं दिल में उसके लिए किस कदर जज्बात और एहसासात रखता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं ये सब क्यों कर रहा था। शायद मैं उस मुमकिन बेइज्जती से बचना चाहता था जो मेरी हो सकती थी अगर फराह अम्मा या बशारत को मेरे बारे में बता देती। मेरे इकरार का कोई खास जवाब तो ना दिया था, तमाम अब उसके रवैये में काफ़ी बेहतरी आई थी। मुझे इतना तो यकीन हो गया था कि अब वो मेरी शिकायत किसी से न लगाएगी। वैसे भी मुझे उसके बारे में यह अंदाज़ा हो चुका था कि वो वक्त गुजारी या दोस्ती करने वाली लड़की नहीं है। वो पुख्ता किरदार की मालिक एक समझदार लड़की थी। मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मैंने प्राइवेट और सरकारी इदारों में हर जगह अपनी नौकरी के लिए दरखास्तें दे दी। मैं हमेशा से नौकरी ही करना चाहता था, जबकि बशारत अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अब्बा की दुकान पर जाकर बढ़ई का काम सीखने लगा। वैसे भी उसको कौन सा नौकरी मिलनी थी, इसलिए यही बेहतर था कि वो कोई हुनर सीख ले। मेरे तालीमी रिकॉर्ड इतने अच्छे तो ना थे कि मुझे किसी अच्छी जगह नौकरी मिल पाती, मगर खुशकिस्मती से मुझे एक दफ्तर में सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी का स्केल अभी कम था, मगर तरक्की के काफ़ी मौके थे। मुझे उम्मीद थी कि मैं जल्द ही अपने आप को बेहतर बनाकर अच्छे स्केल पर पहुंच जाऊंगा। अम्मा और अब्बा दोनों ही मेरी नौकरी लगने पर बेहद खुश थे। अम्मा ने मेरे सर पर सहरा सजाने की ठान ली। हर माँ की तरह अम्मा के भी ख्वाब और अरमान थे। जाहिर है मेरी शादी के मौके पर मेरी अहमियत और राय को मद्देनजर रखा जाना था, लिहाजा अम्मा ने सबसे पहले मुझसे ही पूछा कि मुझे किस किस्म की लड़की चाहिए। मैंने अम्मा को आदत व खसाइल बताने से बेहतर लड़की का नाम बताना ही समझा। मैंने फराह का नाम बताया तो अम्मा चुप हो गई। क्या तुम्हें फराह पसंद है? मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अम्मा जानती थी कि मैं कभी किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी के लिए राजी न होऊंगा। मेरे लिए किरदार की मजबूती बेहद ज़रूरी थी और फराह के किरदार की पुख्तगी का तो मैं खुद गवाह था। अम्मा ने चुपचाप इस बात में सर हिला दिया। मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी, फिर तुम्हें बताऊंगी। मैं जानता था कि अब्बा को भी रिश्ते पर कोई एतराज़ ना होगा, क्योंकि अब्बा ने हमेशा फराह को अपनी बेटियों की तरह ही समझा था। दुल्हन बनकर फराह पर बेहद रूप आया था। वो तो सादगी में भी क़यामत ढाती थी, जबकि मेकअप के साथ उसका हुस्न देखने के लायक था। मैं टिकटिकी बांधे उसे तक रहा था। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन ही न आ रहा था। मैंने नौकरी की ख्वाहिश की तो फौरन ही मेरी नौकरी लग गई और जिस लड़की को पसंद किया वो मेरी दस्तरस में आ गई। मुझे अपने आप पर मजीद गुरूर होने लगा। मुझ में किस चीज़ की कमी थी? मैं शक्ल सूरत का भी अच्छा था, जबकि अब तो सरकारी नौकरी रखता था और अपने माँ बाप का लायक फाइक बच्चा था। कम अज़ कम अपने गूंगे भाई से तो बेहतर ही था, जो कुछ भी करने के काबिल न था। फराह ने मेरी ज़िंदगी को आकर मुकम्मल कर दिया। मैं उसको पाकर बेहद खुश था, मगर ये खुशी कुछ दिन की ही साबित हुई। मैं अपने गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स जल्द ही फराह से उकता गया। वो अच्छी बीवियों के तमाम फ़राइज़ निभाती, मगर मैं उससे चिढ़ने लगा, क्योंकि वो बिल्कुल एक घरेलू औरत थी। ना तो उसमें कोई शोखी थी और ना ही कोई शरारत। वो संजीदा मिजाज की हामिल एक लड़की थी जो मुझे ज़्यादा अरसे तक खुश न रख पाई। वो सारा दिन घर के कामों में मसरूफ़ रहती और अम्मा अब्बा को शिकायत का कोई भी मौका न देती। वो अक्सर बशारत की दिलजोई करती भी दिखाई देती और मुझे ये बात शादी के बाद ही पता चली कि फराह की एक बहन भी गूंगी बहरी थी। लिहाजा फराह को इशारों में बात करना बहुत अच्छे तरीके से आती थी, बल्कि वो मुझसे बेहतर तरीके से बशारत से बात कर लिया करती। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता कि मैंने शादी करने में जल्दी की। मुझे फराह से अच्छी लड़कियां भी मिल सकती थी। मेरे अपने ही दफ्तर में मेरे मातहत काम करने वाली लड़कियां फराह से ज़्यादा फैशनेबल और खुश मिजाज थीं, जबकि फराह की संजीदा सूरत देखकर मुझे होल उठने लगते। मुझे उसका अम्मा अब्बा के आगे बिछना और उनसे लाड उठवाना बिल्कुल पसंद न था। उनसे लाड उठवाने का हक सिर्फ मेरा था, जबकि उसे मेरे आगे बिछना चाहिए, ना कि अम्मा अब्बा के। फराह ने शादी के बाद भी मुझसे आज तक मोहब्बत का उस तरीके से इजहार नहीं किया था जैसे उसे करना चाहिए था, जबकि मैं तो शादी से पहले ही उसे अपनी पसंद के बारे में बता चुका था। अब मुझे महसूस होता
कि मुझे भी फराह से अपनी पसंदीदगी का इजहार नहीं करना चाहिए था। वो खाना पकाती तो मैं उसमें ऐब निकालने लगता। वो मेरे जो भी काम करती मैं उससे लड़ने के बहाने ढूंढता। मैं चाहता था कि ये मुझसे लड़ाई करे, ये मुझे जवाब दे, ताकि मुझे इससे बहस करने की कोई वजह मिल सके और मैं इसको यहां से चलता करूं और उसका गुरूर व तकब्बुर खाक में मिला दूं। मगर वो बहुत कम मुझे ऐसा कोई मौका दिया करती। हिना के लिए सिकंदर का रिश्ता आया है। अम्मा अब्बा संजीदगी से इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। फराह ने अपनी छोटी बहन का नाम लिया तो मैं चौंक गया। मुंह में निवाला डालता मेरा हाथ हवा में ही रुक गया। सिकंदर हमारे मोहल्ले का ही था। वो मेरा हम उम्र था। सिकंदर हर लिहाज में मुझसे बेहतर था। वो शक्ल सूरत का भी अच्छा था, जबकि पढ़ाई में बेहद ज़हीन और नंबर 1 था। वो हमेशा इम्तियाजी नंबर लेकर पास हुआ करता, जबकि मैं वाजिबी से नंबर लेकर पास होता। हर साल नताइज आने पर अब्बा सिकंदर की तारीफ करते तो मेरा दिल बुग़्ज़ व हसद से भर जाता। उसे नौकरी भी मुझसे बेहतर मिली थी। मैं कैसे बर्दाश्त कर लेता कि मेरी बीवी का होने वाला बहनोई मुझसे बेहतर हो। तुम साफ उस रिश्ते से मना कर दो, हिना के लिए ठीक नहीं है, मैंने फौरन ही कहा। तो वो मेरी बात सुनकर चौंक गई। ये आप क्या कह रहे हैं? सिकंदर में कोई बुराई नहीं है। इतने अच्छे रिश्ते से इनकार करना किसी तौर मुनासिब नहीं। फराह ने मुझे साफ इनकार किया तो मैं हत्ते से उखड़ गया। तुम हमेशा अपनी जिद और आना में रहती हो। शौहर के मशवरे से तुम्हें कोई सरोकार ही नहीं है। अगर वो इतना ही अच्छा था तो तुम मुझसे शादी कर लेती। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने गुस्से में धाड़ कर कहा तो वो सदमे से मुंह पर हाथ रखे मेरा चेहरा देख कर रह गई। मैं गुस्से में भी इस बात का ख्याल रखता था कि आवाज़ अम्मा अब्बा तक ना जाए। मैं नहीं चाहता था कि उनको इस बात का एहसास हो कि मैं फराह के साथ नामुनासिब रवैया अख्तियार किए हुए था। फराह ने मेरी किसी बात का कोई जवाब न दिया, बल्कि चुपचाप कमरे से निकल गई। मैं मजीद तब गया। वो ऐसे ही हमेशा मौके से गायब हो जाया करती और मैं तिल मिला कर रह जाता। फराह ने उसके बाद से मुझसे अपनी बहन के रिश्ते के बारे में कोई बात न की। मैं समझ गया कि उसने अपने माँ बाप को मेरा इनकार कह दिया होगा। वो दरअसल हिना का अगले हफ्ते निकाह है, वो झिझकते हुए बोली तो मैं कुछ हैरान हुआ। किसके साथ निकाह है? मेरे सवाल पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दरअसल अम्मा अब्बा ने हम दोनों को बुलाया था ताकि आपकी राय जान सकें, पर मैंने मना कर दिया कि आप मसरूफ़ हैं, आ नहीं सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप इस रिश्ते से इनकार करें। सिकंदर का रिश्ता मेरी बहन के लिए बेहतरीन है, जबकि मैं चाहती हूँ कि निम्रा का रिश्ता बशारत के साथ तय हो जाए। उसकी बात सुनकर गुस्से से मेरी रगें तन गई थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इसलिए तुम अम्मा अब्बा की खुशामदी बनी रहती हो ताकि अपनी बहन को भी इस घर में ला सको। तुम्हारी उस गूंगी बहरी पागल बहन के लिए मेरा ही भाई रह गया था। हम उसकी गूंगी बीवी नहीं लाएंगे। तुम हमारे घर पर कब्जा जमाना चाहती हो। मैं तुम्हें भी इस घर में ना रहने दूंगा। जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैं गुस्से से उसे तलाक देकर वॉशरूम में घुस गया। मैं नहीं चाहता था कि सिकंदर उस घर का दामाद बने और उसका और मेरा मवाजना फिर से शुरू हो। फराह किस कदर चालाक थी कि उसने मेरा पैगाम अपने माँ बाप तक पहुंचाना भी मुनासिब न समझा। तलाक लेकर घर जाएगी तो माँ बाप खुद ही वजह मालूम कर लेंगे। मैं वॉशरूम से बाहर निकला तो फराह को यूं ही बैठे पाया जैसे मैं छोड़ कर गया था, जबकि उसका चेहरा आंसुओं से तर था। मुझे देखकर वो चौंक गई और उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। मेरे जहन में झमाका सा हुआ। ये अपने और मेरे माँ बाप को तलाक की वजह बताएगी तो मेरी किस कदर सुबकी होगी। भला कोई इतनी सी वजह पर भी तलाक देता है? सबको मालूम हो जाएगा कि मैं किस कदर हसद और जलन का शिकार हूं। सुनो यार, मुझसे गलती हो गई। मैंने गुस्से में सब किया, मुझे माफ कर दो। मैंने उसका रास्ता रोककर उसे बाहर जाने से रोका तो वो हैरान होकर मेरी शक्ल देखने लगी। सारी रात यूं ही गुजर गई। मैंने फराह को कमरे से बाहर ना जाने दिया। मैं जानता था कि अब वो मेरे लिए नामहरम थी और हम एक छत तले ना रह सकते थे। मुझे इसका कोई हल सोचना था। बिलाखिर मैंने एक हल निकाल दिया। हम हलाला कर लेते हैं, मैंने पुरजोश होकर फराह को कहा तो वह हैरानी से मेरी शक्ल देखने लगी। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कतई मुनासिब नहीं, मगर इसके अलावा कोई और हल नहीं है। मैं हमेशा का बेसब्रा था और हालात को ठीक करने का एक यही तरीका मेरी समझ में आया था। हम किसी को नहीं बताएंगे और ये बात हमेशा के लिए राज रहेगी। वो बेयकीनी से मुझे तक रही थी, मगर मैंने परवाह न की और फौरन कमरे से बाहर निकल गया। हलाला के लिए एक शख्स की तलाश थी जो फराह से निकाह करे और अगली ही सुबह उसे तलाक दे दे, और इस काम के लिए बशारत से बेहतर कौन हो सकता था। मैं जानता था कि वो मुझे ना कह ही नहीं सकता। मैं उससे बात करने अब्बा की दुकान पर पहुंच गया और एक तरफ कोने में जाकर मैंने उसे सारी बात समझा दी और ये शर्त भी रख दी कि वो अगली ही सुबह फराह को तलाक देगा। उसने मुझसे वादा कर लिया। मैं अम्मा अब्बा से बहाना करके फराह को घर से ले आया।
और अदालत में जाकर दोनों का निकाह करवा दिया। बशारत वापस दुकान पर चला गया, जबकि मैं और फराह घर आ गए। फराह बिल्कुल चुपचाप थी। वो मामूल के मुताबिक घर के कामकाज में लगी थी, मगर उसका चेहरा तारीक था। रात का खाना खाकर अम्मा अब्बा सो चुके तो फराह कमरे में चली आई। मैं उसे देखकर चौंक गया। उसे इस वक्त बशारत के कमरे में जाना था। उसने अपना जोड़ा निकाला और उसे जेबेदन करके आईने के सामने मेकअप करने खड़ी हो गई। मैं उसकी तैयारी पर हैरान था। वो पल्लू सर पर डाले दुल्हन की तरह लग रही थी। उसने तैयारी मुकम्मल करके एक खाली नज़र मुझ पर डाली और बशारत के कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चल दिया। दुल्हन बनी मेरी बीवी ने मुझे ही हाथ से पकड़कर कमरे से बाहर निकाला और मेरे ही भाई को अंदर ले जाकर बोली, लाइट बंद कर दो। मैं दरवाजे के बाहर ही टहल रहा था और सुबह की अजान का इंतजार बेसब्री से कर रहा था। यह उतना आसान नहीं था जितना मैंने समझ लिया था। मेरी बेचैनी किसी तौर कम होने में ना आ रही थी। मैंने अपनी मर्जी से अपनी साबिका बीवी को दूसरे शौहर को सौंप दिया था, और वो भी किसी और को नहीं बल्कि अपने ही सगे भाई को। मैं जानना भी न चाहता था कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था। मैं कुछ देर को ही अपने कमरे में ठहर सका और फिर दोबारा बाहर चला आया। जैसे ही फजर का वक्त हुआ, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। बस बहुत हो गया, बाहर आ जाओ तुम दोनों। फौरन ही अंदर से दरवाज़ा खोल दिया गया। दरवाज़ा खुलते ही मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। कमरे में मेरे माँ बाप के अलावा फराह के माँ बाप भी मौजूद थे। फराह के चेहरे पर आंसुओं के निशान वाज़े थे, जबकि उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी, जैसे वो रात भर रोती रही हो। अब्बा फौरन उठकर मेरी तरफ बढ़े और मुझे गिरेबान से पकड़ लिया। तुझे शर्म ना आई? ये बेगैरती करते हुए वो गुस्से में बोले थे। अरे बेगैरत, ऐसी अच्छी बीवी को तलाक देकर अपने ही भाई को हलाले के नाम पर सौंप दिया। मुझे उम्मीद न थी कि तू हमारा नाम इतना डिबोएगा। अब्बा की बात सुनकर मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। मैं तो सोचे बैठा था कि किसी को कुछ मालूम ना होगा, मगर सबके सामने मैं नजर उठाने की भी काबिल न रहा था। मुझे हमेशा ही अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी, मगर मैंने किसी और की इज्जत की कभी परवाह न की थी। फराह, तुम अपना फैसला सुनाओ कि तुम क्या चाहती हो। फराह के वालिद अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर बोले। शौकत ने चूंकि मुझे अपने होशो हवास में तलाक दी है और अपने भाई से निकाह करवा दिया, मैं अब शौकत के साथ दोबारा शादी नहीं कर सकती। मैं भी इंसान हूँ, मेरी राय और मर्जी की कोई अहमियत नहीं इनकी नज़र में। ये मुझ समेत अपने सभी घर वालों को अपने एक इशारे के गुलाम समझते हैं। मगर फराह, मैंने सिर्फ गुस्से में तलाक दी है। मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं अपने माँ बाप के घर जिंदगी गुजार लूंगी, मगर दोबारा इस शख्स की जिंदगी में शामिल होना नहीं चाहती। उसका फैसला अटल था। मैं अपनी सफाई में क्या कहता? मैंने गुंजाइश कहाँ छोड़ी थी। तभी बशारत हाथ के इशारे से कुछ कहने लगा। मुझ समेत सभी लोग उसकी जानिब मुतवज्जह हो गए। उसकी बात का मतलब समझकर मुझ पर पहाड़ टूट कर गिर पड़ा। वो फराह को जब से चाहता था जब उसने पहली मर्तबा उसे देखा था। अगर फराह चाहे तो वो उसे हमेशा के लिए अपनाने को तैयार था। मैं हैरान नज़रों से बशारत की मोहब्बत की दास्तान सुन रहा था। अम्मा भी ये बात जानती थी, मगर जब मैंने फराह का नाम लिया तो अम्मा खामोश हो गई। फराह का रिश्ता अपने गूंगे बेटे को देने से बेहतर यही लगा कि वो अपने सेहतमंद बेटे से फराह का रिश्ता कर दे, और यूं फराह मेरे हिस्से में आई थी, जबकि बशारत ने उसे भाभी के तौर पर कबूल कर लिया। अब बशारत उसे अपनी बीवी के तौर पर अपनाने को तैयार था। तुम इस काबिल हो भी नहीं कि तुम्हें दूसरा मौका दिया जाए। फराह के बाप ने हिकारत से मेरी जानिब देखा और अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर चल दिया। तुम इस घर से अपना सामान लेकर जा सकते हो। हम अपने छोटी बेटी के साथ ज्यादा खुश रह सकते हैं। अब्बा के अल्फाज मुझ पर बिजली बनकर गिरे। मेरी खुद पसंदी और तकब्बुर का अंजाम मेरे सामने था। मेरे माँ बाप भी मुझसे दूर थे। मेरा दोगला चेहरा सबके सामने आया हो गया था। मैं शिकस्ता कदमों से बाहर की जानिब चल दिया। मैं दोबारा फराह को अपनी शक्ल दिखाने के काबिल रहा भी कब था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।